Hello students, USB College of Teacher Education, B.Ed फर्स्ट ईयर, पेडागोगी ऑफ जोग्राफ़ी। आज मैं आपको जोग्राफ़ी की यूनिट फर्स्ट हम यूनिट फर्स्ट में भूगोल विषय में अनुशासन की प्रकृति यानी नेचर ऑफ डिसिप्लिन इन जोग्राफ़ी। यूनिट फर्स्ट में हमने पहले अनुशासन के रूप में भूगोल का अध्ययन किया था। अब हम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के बारे में पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में मैंने आपको बताया था, ये जो भूमिकाएं लिखवाई थी कि प्राचीन काल में से ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की भूमिका का अनुभव किया गया है, जिसे 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। फिर 1988 में इसके सुझाव के माध्यम से संरचना इसकी प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की। फिर एनसीईआरटी के अथक प्रयासों से 2000 में इसके गुणात्मक विकास को प्रस्तुत किया गया। उसके बाद हमने इसमें देखा था राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की विशेषताओं के बारे में, जिसमें हमने 7 विशेषताएं पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। बोझ के बिना सीखने की प्रक्रिया, भाषाई शिक्षा का समावेश, अनुदेशन का माध्यम, सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता का समावेश, सामाजिक भावनाओं का समावेश, राष्ट्रीय एकता का समावेश। इन सभी पॉइंटों के बारे में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। अब हम इसके आगे वाले कुछ पॉइंटों का अध्ययन करेंगे। इसके आगे कुछ पॉइंट हैं। रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश। रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना, इसमें यह पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की रुचि के अनुसार हो। पाठ्यक्रम का निर्माण छात्रों की रुचि को ध्यान में रखकर किया जाए, जिससे कि बालकों में निरस्ता की भावना उत्पन्न न हो सके। पाठ्यक्रम छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करने वाला हो। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था रुचिपूर्ण हो। इसका प्रत्येक उदाहरण प्राथमिक स्तर के लिए पाठ्यक्रम एवं निर्धारित शिक्षण विधियाँ हैं। प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम छात्रों में रुचि उत्पन्न करता है, जैसे दही बड़े की कविता, अक्षर ज्ञान की कविता, यानी ऐसी कविताएं होनी चाहिए, ऐसे शब्द होने चाहिए जो बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि उत्पन्न कर सके। आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की किताबों में कुछ अनेक प्रकार के चित्र दे रखे होते हैं। चित्रों के माध्यम से चित्रों को देखकर बालकों को पढ़ने में रुचि होती है। बालक उन चित्रों को देखकर कुछ समझने का प्रयास करते हैं और वो स्वयं कहानी बनाने लगते हैं। तो ऐसा ही पाठ्यक्रम होना चाहिए जो बच्चों में रुचि उत्पन्न कर सके। अगला पॉइंट है छात्रों का स्वतंत्र विकास, यानी बालकों का आपने सबसे पहले पॉइंट में पढ़ा था कि बिना बोझ की शिक्षा, यानी बिना बोझ के वो पढ़ सके, स्वतंत्र होकर पढ़ सके। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में छात्रों के स्वतंत्र विकास का प्रावधान किया गया है। छात्रों को परीक्षा की बोझ से मुक्त किया जाए। छात्रों को परीक्षा का भय नहीं हो, वो परीक्षा नज़दीक आने पे ना पढ़े, वो उससे पूर्व भी अपनी तैयारी पढ़ने में रुचि रखे। वो मानसिक रूप से स्वतंत्र हो, मानसिक रूप से मुक्त हो। उन्हें यह लगना चाहिए कि हमें परीक्षा देनी है, अब परीक्षा में क्या होगा, हम कैसे पढ़ाई करेंगे। नहीं, बालक जब पढ़े तो वो बिना बोझ के पढ़े, बिना किसी टेंशन के पढ़े। वरना अधिकतर छात्रों को आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम नज़दीक आते, अधिकतर बोर्ड वाले छात्र ऐसा करते हैं, तो वो स्वतंत्र होकर नहीं पढ़ पाते हैं। अगला पॉइंट है शिक्षक सशक्तिकरण का समावेश, यानी इसमें शिक्षक की स्थिति सुदृढ़ हो। इसके जो पाठ्यक्रम होता है इसमें शिक्षक की स्थिति कैसी हो, सुदृढ़ हो। अंतर्गत ही शिक्षण का कार्य प्रभावी एवं रुचिपूर्ण होता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, शिक्षण कार्य कैसा होता है, प्रभावी और रुचिपूर्ण होता है। शिक्षक वह आधारशिला है जो शिक्षण व्यवस्था को विकसित एवं प्रभावी आधार प्रदान करती है। अतः शिक्षक को आत्मविश्वास से पूर्ण करने की और इस पाठ्यक्रम में व्यवस्था की गई है। शिक्षण के द्वारा ही इस पाठ्यक्रम को उचित प्रकार से क्रियान्वित किया जाता है। अगला पॉइंट है अभिभावकों की सहभागिता। जो पाठ्यक्रम निर्माण किया जाता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के द्वारा, उसमें अभिभावकों के भी विचार जाने चाहिए। अभिभावक अपने बालकों को उन विद्यालयों में भेजना पसंद करते हैं जहाँ का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण व्यवस्था उनकी आकांक्षाओं की कसौटी पर
खरी उतरे। यानी जो कुछ कुछ बालकों के अभिभावक घर पर अगर बच्चों पर ध्यान देते हैं तो वो भी देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों के स्तर के अनुकूल है या नहीं, बच्चा इतना कैपेबल है या नहीं जो इस पाठ्यक्रम को पढ़ सकता है। जो कक्षा है उस कक्षा के अनुरूप ही उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो अभिभावक भी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। जहाँ का पाठ्यक्रम जो बच्चों की कसौटी पे खरे उतर सके, उनकी आकांक्षाओं पे कि हाँ, हम जो आकांक्षा बच्चे से रखते हैं वो इस पाठ्यक्रम के द्वारा पूरी हो सकती। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय अभिभावकों की इच्छा भी जाननी चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा की महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। इस सोपान के अंतर्गत क्योंकि अभिभावकों की इच्छा होती है कि उनका बालक पब्लिक विद्यालयों के छात्रों से अंग्रेजी बोलने में कमज़ोर ना हो, अतः इस पाठ्यक्रम में अनेक ऐसे तथ्यों का समावेश किया जाए जिसमें अभिभावकों की इच्छा का समावेश हो सके। यानी अभिभावकों का भी पूरा सहयोग पाठ्यक्रम निर्माण में होना चाहिए। ऐसा पाठ्यक्रम निर्माण राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में मौजूद है। अगला पॉइंट है पूर्व कार्यक्रमों का समावेश। यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में इससे पूर्व से प्रस्तुत कार्यक्रम 1988 का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, 2000 का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, 1993 के बिना बोझ के सीखना कार्यक्रम के महत्व बिंदुओं का भी समावेश किया गया है। इसके साथ साथ बिंदुओं को जो उपरोक्त कार्यक्रमों में छूट गए थे को भी सम्मिलित किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम संरचना 2005 का एक समग्र एवं पूर्ण विकसित कार्यक्रम है जो कि शिक्षक, छात्र एवं अभिभावकों को पूर्ण संतोष प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट है कक्ष व्यवस्था पर विचार। इस पाठ्यक्रम यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के अंतर्गत कक्ष प्रबंध संबंधी समस्याओं पर भी विचार किया, जैसे कि मातृभाषा की शिक्षण माध्यम की समस्या पर विचार करते हुए कहा गया है कि यदि किसी विद्यालय में भोजपुरी, असमी, पंजाबी एवं उर्दू भाषा के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं तो इस स्तर पर किस प्रकार का शिक्षकों की व्यवस्था होगी, किस प्रकार एक शिक्षक विभिन्न प्रकार की मातृभाषा वाले छात्रों को शिक्षण करेगा। अतः प्रत्येक पक्ष के सकारात्मक एवं नकारात्मक बिंदुओं पर ध्यान दिया गया है। 14वां पॉइंट है वित्तीय एवं मानवीय स्रोतों पर विचार। यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना में वित्तीय एवं मानवीय स्रोतों की उपलब्धता पर पूर्ण रूप से विचार किया गया है। भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्माण किया गया है जिससे कि मानवीय मूल्यों का हनन न हो। मानवीय स्रोतों पर विचार किया जाए, वित्तीय संबंधी विचार किया जाए, यानी बालक को वह शिक्षा दी जाए जो मानवीय स्रोत यानी बालक वित्तीय रूप से भी तैयार हो सके, भारतीय परिस्थिति में क्रियान्वयन हो सकता है। नेक्स्ट है मानवीय मूल्यों का समावेश। भारतीय संस्कृति में मानवता एवं नैतिकता का महत्वपूर्ण स्थान है, अतः यह संभव नहीं है कि भारतीय शिक्षा के पाठ्यक्रम में मानवीय मूल्यों का समावेश न हो। मानवीय जो व्यक्ति के आदर्श होते हैं, जो नैतिक मूल्य होते हैं, उनका भी पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। इस तथ्य का दर्शन आपको प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम से ही होता है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में कहानी एवं नैतिक शिक्षा के माध्यम से मानवीय मूल्यों का समावेश किया जाता है। इसमें मानवीय मूल्यों के विकास का क्रम उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम तक चलता है। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की संरचना में मानवीय मूल्यों को विकसित करने वाली विषय वस्तु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे, पूर्व कार्यक्रमों की असफलता पर विचार। यानी जो पूर्व में पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी असफलताएं हुई हैं उन बिंदुओं पर भी विचार 2005 के पाठ्यक्रम में किया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 को निर्मित करने से पूर्व इन तथ्यों पर पूर्ण रूप से विचार किया गया कि इससे पूर्व के कार्यक्रमों एवं आयोगों के सुझावों
सुझाव ठंडे बस्ते में क्यों चले गए, यानी वो ठंडे ही क्यों रह गए, वो आगे क्यों नहीं बढ़े, वो क्रियान्वित क्यों नहीं हुए, वो बालकों के हित के लिए क्यों नहीं अपनाए गए, वो ठंडे बस्ते ही बनकर क्यों रह गए। आयोग एवं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन कागजी कार्रवाई बनकर क्यों रह गए, इन बिंदुओं पर भी विचार किया गया। इस पाठ्यक्रम का स्वरूप प्रस्तुत किया गया जिससे कि इसे प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जा सके। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में एनसीईआरटी द्वारा पूर्णतः सावधानी का उपयोग किया गया है। इस पाठ्यक्रम में उन सभी तथ्यों को दूर किया गया है जिनके कारण पाठ्यक्रम क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है तथा उन तथ्यों को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है जो पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में योगदान देते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के क्रियान्वयन से संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था को आधार प्राप्त हुआ है। प्रत्येक स्तर पर पाठ्यक्रम संरचना में उन सभी बिंदुओं को समाहित किया गया है जो छात्र के सर्वांगीण विकास में योगदान देते हैं। तो जैसा कि हमने इन विशेषताओं के बारे में पढ़ा, विशेषता यह है कि ये पाठ्यक्रम क्यों आवश्यक है, छात्रों के हित के लिए है जिसमें अभिभावकों की भी भूमिका हो, पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें बालकों की रुचि बन सके, बालक रुचि से इस पाठ्यक्रम को पढ़ सके, बालक स्वतंत्र होकर पढ़ सके, बालक शिक्षा में सशक्तिकरण हो यानी वो आगे बढ़ने का भी ज्ञान प्राप्त करे, पूर्व कार्यक्रमों का यानी जो पाठ्यक्रम निर्माण के पूर्व जो भी कार्य किए गए इसके निर्माण के लिए उनका भी समावेश किया गया, कक्षा कक्ष व्यवस्था पर भी विचार किया गया, वित्तीय एवं मानवीय स्रोतों पर भी विचार किया गया यानी जो बालक को वित्तीय शिक्षा भी दी जाए यानी आगे बढ़कर बालक अपने व्यापार और वाणिज्य को भी चला सके, ऐसी शिक्षा भी बालकों को दी जाए। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 की विशेषताओं में हमने ये 16 पॉइंट देखे जो कि बोझ के बिना हो, शिक्षा का समावेश हो, अनुदेशन हो, सामान्य विद्यालयों की व्यवस्था हो, भावनात्मक समावेश हो और राष्ट्रीय एकता का समावेश हो, धर्मनिरपेक्षता का समावेश हो। इसके बाद हमने आगे वाले पॉइंट देखे जिसमें रुचिपूर्ण शिक्षा का समावेश, छात्रों का सर्वांगीण विकास, शिक्षक सशक्तिकरण, अभिभावकों की सहभागिता, पूर्व कार्यक्रमों का समावेश, कक्षा कक्ष की व्यवस्था, वित्तीय मानवीय मूल्यों का समावेश और पूर्व कार्यक्रमों की असफलता पर विचार किया गया। तो ये सारी चीज़ें बताई गई है कि इसके माध्यम से बालकों का विकास हो सकता है जो पाठ्यक्रम विकास के लिए आवश्यक है। आगे हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना के उद्देश्य। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के क्या उद्देश्य यानी किस उद्देश्य से इसको निर्मित किया गया है, इनके उद्देश्यों के बारे में देखेंगे। प्रत्येक योजना एवं कार्यक्रम से पूर्व उनके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। जब हम लेसन प्लानिंग भी बनाते हैं तो उसमें उसके उद्देश्य पूर्व में निर्धारित कर लिए जाते हैं कि हमें बच्चों को किस ढंग से पढ़ाना है, कौन से चार्ट मॉडल का उपयोग करना है, कौन सी सहायक सामग्री का उपयोग करना है, कौन से कारणों को बताना है या प्रभावों को बताना है या उनके परिणामों को बताना है। ये सारी चीज़ें पूर्व में निर्धारित उद्देश्यों में की जाती है यानी किसी भी कार्यक्रम से पूर्व उसके उद्देश्य निर्धारित या प्रत्येक योजना से पूर्व उसके उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। इसी तरह राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के निर्माण से पूर्व उसके कुछ उद्देश्यों का निर्धारण किया गया था जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है। पहला है राष्ट्रीय विकास का उद्देश्य। अब पाठ्यक्रम का निर्माण हुआ है तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्र के हित और राष्ट्र के विकास के लिए ही होगा। हर नई चीज़ जो समय के साथ परिवर्तित होती है वो पाठ्यक्रम में जोड़ी जाना आवश्यक है।
हमारे प्रधानमंत्री हर 5 वर्ष में चेंज होते हैं, तो इसकी सूचना हम बालकों के पाठ्यक्रम में हर वर्ष मतलब जैसे बदलते हैं वैसे हम उसका पाठ्यक्रम का भी बदलाव किया जाता है, जिससे कि बालकों को नवीन ज्ञान भी मिल सके जो राष्ट्र विकास के लिए आवश्यक है। शैक्षिक पाठ्यक्रम में एकता का अभाव राष्ट्रीय विकास की प्रमुख बाधा मानी जाती है। राष्ट्रीय विकास उस अवस्था में संभव होता है जब पाठ्यक्रम एवं शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता हो, एक उद्देश्य हो। प्राप्त करने का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र को विकसित अवस्था में पहुंचाना, क्योंकि शिक्षा ही वह मूल मंत्र है जो राष्ट्रीय विकास की चरम सीमा पर पहुंचता है। यानी राष्ट्र की विकास में सिर्फ शिक्षा का ही योगदान है। अगर भारतीय समाज शिक्षित है तो वो विकास करेगा, अधिक से अधिक चीज़ों का नवनिर्माण करेगा, वो ज्ञाता बनेगा, आविष्कार होंगे, नई नई आवश्यकता होगी तो उसके आविष्कार भी नए नए होंगे। तो राष्ट्र का विकास जो है वो शिक्षा पद्धति पर निर्भर करता है और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालकों में उस विकास के प्रति सजग बना सके। राष्ट्रीय एकता के विकास का उद्देश्य, राष्ट्रीय विकास हो गया, अब राष्ट्रीय एकता का विकास यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए भी पाठ्यक्रम में इसका स्थान होना चाहिए, जिससे कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनी रहे। भारत में विभिन्न भाषाएं, धर्म एवं परंपराएं विद्यमान हैं। इनका प्रभाव हमारे सामान्य जनजीवन पर पड़ता है। इसमें अनेक प्रकार की विचारधाराओं में एकता तथा भारतीय परिस्थितियों को सदैव राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता रही है, तो इस एकता का भी ध्यान रखा गया है। तीसरा उद्देश्य है छात्र में अध्ययन के प्रति रुचि का विकास, यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि बालकों में रुचि उत्पन्न हो सके। सबसे मेन, अगर जब तक बालकों में रुचि उत्पन्न नहीं होगी पाठ्यक्रम के प्रति तो वो पढ़ने में रुचि नहीं लेगा, और वो पढ़ने में रुचि नहीं लेगा तो वो राष्ट्र का विकास कैसे करेगा, राष्ट्र की एकता का विकास। तो सबसे मेन जो उद्देश्य है वो बालकों का रुचि का है, यानी बालकों के रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम और क्षमता के अनुरूप पाठ्यक्रम का स्वरूप निश्चित किया जाए। छात्र अध्ययन में रुचि ले तथा शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक भी उनका सहयोग दे, जिससे कि बालक पढ़ने में रुचि ले सकेगा, उसके अध्ययन के प्रति रुचि का विकास हो सकेगा। अगला है सामाजिक एकता का उद्देश्य। इस उद्देश्य में बालकों को सामाजिक एकता के प्रति सजग बनाया गया है। जैसे देश समाज में व्याप्त कई बुराइयां, अपने अधिकार व कर्तव्यों के प्रति वह सामाजिक परंपराओं का पालन करे, वह समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी वह को अस्वीकार करे। वो समाज में जो फैली हुई कुरीतियों का, अब शिक्षित समाज में रह रहा है, वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो वो कुरीतियों को स्वीकार न करते हुए उनका सामना करे, उनको अस्वीकार करे। ठीक है, तो ये समाज की एकता के लिए भी आवश्यक है। अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है कि जो अभिभावक अपने छात्र से जो आकांक्षाएं रखते हैं, जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा बच्चा ये करेगा, मैं अपने बालक को जो विद्यालय में भेज रही हूँ जिससे वो बड़ा होकर आत्मनिर्भर बन सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके, वो कुछ ऐसा ऑफिसर बने या डॉक्टर बने, तो वो बालकों में कब होगा, जब वो पढ़ेगा। और पढ़ने के लिए उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, रुचिपूर्ण होना चाहिए। और जब तक पाठ्यक्रम रुचिपूर्ण नहीं होगा तब तक बालक पढ़ने में रुचि नहीं ले सकेगा और अभिभावकों की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हो सकेगी। तो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का ये भी उद्देश्य है कि अभिभावकों की आकांक्षा की पूर्ति हो सके। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी के उद्देश्य मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी।